हम सबको ये मानना है कि जो विकास की धारा है उसको रुकने नहीं देना है। जो हमारे मोदी जी का संकल्प है, आदरणीय योगी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों का संकल्प है कि विकास की मुख्य धारा से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, सम्मान सबको लेकर चलना है और सबको जोड़ना है। इसी पंक्ति में मैं देख रहा हूं कि हमारे पास अब आज सबका साथ सबका विकास की दौड़ में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे केंद्र की योजना नहीं मिली, मुझे उत्तर प्रदेश में हमारी योजना नहीं मिली। जो लाभार्थी हैं न जात देख रहे हैं, न मत देख रहे हैं, न मजहब देख रहे हैं, लेकिन उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम आदरणीय योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है। आज कानून का राज स्थापित हुआ, आपने देखा होगा किस तरह का माहौल था प्रदेश में। आज परसेप्शन बनता है उत्तर प्रदेश का पूरे देश में। आज उत्तर प्रदेश की प्रशंसा हो रही है हर जगह। क्यों हो रही है? आप सब जानते हैं कि आज अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। आज भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। आज योजनाओं को सीधी तौर से पहुंचाया जा रहा है जनता तक। आज हमारे यहाँ नौकरियां बिकती नहीं है, नौकरी योग्यता के आधार पर दी जाती है। यही पारदर्शी सरकार है, ये हमारी पारदर्शिता है। हमने पारदर्शी सरकार चलाई है। हर योजना को बहुत ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ में जमीन पर उतारने का काम किया है। तो ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है और अभी आगे भी जाना है, मैं चाहूंगा कि हमारे सांसद महोदय जो हमारे भाई भी हैं उनको हम भी सुनना चाहेंगे, आप सब भी सुने। हम आपके बीच में फिर आएंगे, लेकिन इस यात्रा को लेकर क्या वो कहते हैं और क्या उन्होंने भी संकल्प लिया है, क्योंकि वो देश की बड़ी संसद में है, हम लोग उत्तर प्रदेश के असेंबली में हैं, तो इसलिए बड़े भाई का हक है कि अपने छोटे भाई को निर्देश भी दें और मार्गदर्शन भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस जन विश्वास यात्रा में सुबह से ही हमारे साथ चल रहे माननीय मंत्री जी और जिला अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, विधायक श्री शशांक वर्मा जी, सांसद हमारे बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ जी, जिला महामंत्री आशु मिश्रा जी, यात्रा प्रमुख राजीव द्विवेदी जी, विधानसभा प्रभारी योगेश प्रताप सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामू पांडे जी, अवध क्षेत्र के सह प्रभारी निमिष साहनी जी, कुलभूषण सिंह जी, भाई नाम नहीं पड़ जाते हाथ जोड़ी थे मंच पर बैठा ने समाप्त किया, क्योंकि सबका वैसे भी नहीं हो मिलेगा। भाइयों अब बैठ जाइए, बस आपको बैठो, हम तो नहीं उल्टा आदमी है। आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीलों से डरती है, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है। आप लोग सभा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हेलो भैया, चलिए भाई, चलिए पीछे पीछे कुर्सी पड़ी, चलिए सभी लोग पीछे हो जाएं। आप चलिए पीछे हो जाएं कृपया। चलिए, देख लिया गया, देख लिया गया। हमारे सब माहौल बना रहा खराब कर दिया। चलिए बैठिए, फिर से पढ़े भाई। आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है। शोणित माने अन्याय, शोणित माने अत्याचार। शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है,
वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। आंधियां लाओ लहू में। नौजवान साथियों, हमारा जब विद्यार्थी जीवन था तब एक शेर पढ़ते थे, युवा सत्य के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट न कर रहे, हमारा भाषण लग रहा है, सपोर्ट न कर। तो इसलिए कहा कि आंधियां लाओ लहू में, ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। अरे रण की बेरियां बज चुकी है यारो, एक बार गांडीव में टंकार को पैदा करो। और मोदी जी ने क्या कह कर भेजा है? मोदी जी ने, योगी जी ने, कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को समझाने निकला हूं, कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को समझाने निकला हूं। घायल पड़े जटायु को मैं गोद उठाने निकला हूं, घायल पड़े जटायु को मैं गोद उठाने निकला हूं। ये निकले हैं सबरी की कुटिया में दीप जलाने को। कौन निकला है? मोदी जी, योगी जी। ये निकले हैं सबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर पड़ी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले। अब भाषण तो हो गया, अब क्या बोले भाइयों। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। याद करो 2014 में, जरा सीटी न मारे भाई, 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमान का है। बयान दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? याद है? दिया था कि इस देश के इस संसाधन पर पहला हक मुसलमान का है। मनमोहन सिंह को बयान देना चाहिए था कि इस देश के संसाधन पर पहला हक गरीब का है, गरीब मुसलमान का भी है और गरीब हिंदू का भी है, गरीब ईसाई का भी है, गरीब सिख का भी है। लेकिन बयान क्या देते हैं? इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमान का है। मेरे भाइयों, मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरे मोदी ने मनमोहन सिंह के बयान को झुकला दिया और ये साबित करके दिखा दिया कि देश के संसाधन पर, संपत्ति पर पहला हक किसी का है तो किसान का है, गांव का है, गरीब का है। ये करके दिखा दिया। मैं एक एक योजनाओं की चर्चा करने के लिए यहां नहीं आया हूं, केवल थोड़ा थोड़ा इशारा करके आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। याद करिए चिदंबरम का वो बयान, जब उन्होंने हिंदू आतंकवादी होते हैं ये कहने का प्रयास किया था। और मेरे नौजवान साथियों, याद करो, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को जेल में डालने का काम किया था और केवल इस आधार पर किया गया था कि हम दुनिया को ये दिखला सके कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, कुछ लोग परिवर्तन तलाश रहे हैं, कुछ लोग परिवर्तन तलाश रहे हैं। क्या परिवर्तन हुआ? मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया? अरे तो मोदी जी ने ये किया, योगी जी ने ये किया कि जो लोग पहले हिंदू आतंकवाद की बात करते थे,
राम भक्तों पर गोली चलवाने की बात करते थे, अयोध्या पर सवाल उठाते थे, रामेश्वरम पर सेतुबंध रामेश्वरम पर सवाल उठाते थे। आज आतंकवाद की बात करने वाले भोलेनाथ की बात करते हैं, मंदिर जाने की बात करते हैं। यह भी एक बड़ा परिवर्तन है भाइयों। एक कविता मैं कभी कभी पढ़ता हूं, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, और बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात कहूं मैं, किससे मन की बात कहूं। भाइयों, ये चुनाव बिजली का नहीं है, ये चुनाव सड़क का नहीं है। और जहां तक बिजली, सड़क, स्कूल, कॉलेज, दवाई, पढ़ाई लिखाई आप देखना चाहते हैं तो सारी योजनाओं की चिंता कर लीजिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन सा क्षेत्र बचा है। मैं मोदी जी के बारे में कहता हूं कि जहां न जाए रवि, जहां सूर्य की किरण न जाए, वहां कवि का दिमाग जाता है, पत्रकार का दिमाग जाता है, समाज के चिंतन करने वालों का दिमाग जाता है, संतों का दिमाग जाता है। और जब किसी समस्या के तरफ किसी का ना दिमाग जाए, जब किसी का दिमाग ना जाए, वहां हमारे मोदी जी का दिमाग जाता है। जब खाता खोल रहे थे, लोग सवाल उठा रहे थे, खाता क्यों खोल रहे हैं। अरे दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस देश की आबादी बैंक से नहीं जुड़ी थी, खाता से नहीं जुड़ी थी, और मोदी जी जब खाता खोल रहे थे तब लोग सवाल उठा रहे थे। आज खाता ना खोले होते तो कोरोना जैसे महामारी में, या वैसे भी किसानों को या सब्सिडी के रूप में जो पैसा भेजने का काम किया जा रहा है, याद करो राजीव गांधी का बयान। राजीव गांधी ने कहा था 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया पहुंचता है। मोदी जी ने पहले सिस्टम को खड़ा किया, 100 रुपया भेजते हैं, टन से खाते में यहां गिर जाता है। ये है हमारे मोदी जी। ऐसे देश नहीं चलता। अगर ये काम हम ही को दे देते कि हम बांट दें तो पक्का हम कुछ ले जरूर, चाहे बेकारी काम दे देते, मौसी रजा कर दे देते, ये वो बांट न बोलते, ये अपने पिए देते, इनके पिए काटत, कुछ ना कुछ काटत जरूर। और इसलिए मेरे भाइयों, एक बात और कहना चाहता कि 2014 के पहले जरा अपने नजर को ले जाओ। 2014 के पहले सन 1984 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 84 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 91 के बाद 96 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 98 के बाद 98 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 98 के बाद 99 चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 99 के बाद 2004 में चुनाव हुआ, किसी की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बनी। 4 के बाद 9 में हुआ चुनाव, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। तब देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार सब सवाल उठा रहे थे कि शायद संविधान में कोई कमी रह गई है, तलाशा जाए, खोजा जाए, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। और तभी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर करती है। और कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद मोदी जी के नाम के कारण, मोदी जी के काम के कारण, मोदी जी के विचार के कारण गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी, किसान, दलित समाज, पिछड़ा समाज, जो हमारे साथ पहले नहीं था तो बहुत कम था, लेकिन मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से जब गरीब आदमी हमारे बगल में खड़ा हो गया तो हमने हर पोलिंग जीत ली और 30 साल का सूखा समाप्त करके 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली।
भाइयों, ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं आपका बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मेरे पास विषय तो बहुत है, लेकिन किससे मन की बात करूंगा। आज चीन के कब्जे में हमारी कितनी जमीन है? पाकिस्तान के कब्जे में हमारी कितनी जमीन है? उत्तर प्रदेश का 3 हिस्सा आज भी चीन के कब्जे में है। बिहार का 1.5 गुना चीन के कब्जे में है। देवी पाटन मंडल का 9 गुना क्षेत्रफल चीन के कब्जे में है। ये कैसे हो गया? ये दोष किसका है? ये दोष है तुष्टीकरण का। ये दोष है तुष्टीकरण का। जिस समय देश की आजादी के लिए जंग जारी थी, उसी समय सन 1930 में इस देश को बांटने की साजिश की हो रही थी। और मैं गांधी जी के ऊपर एक आरोप लगाना चाहता हूं कि वो अपने आप को महान बनने के लिए हिंदुओं को नजरअंदाज करते गए और मुसलमानों की हर शर्त मानते गए। और भाइयों, एक बात और कहना चाहता हूं, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश के अंदर 565 रियासत थी। सरदार पटेल एक किसान का बेटा, धोती कुर्ता पहनने वाला, गमछा ऐसे कंधे पर रखने वाला, 564 रियासतों को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया और हिंदुस्तान के हिंगलाने का काम किया। लेकिन एक रियासत थी जिसका जिम्मा नेहरू का था, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का इतना दर्द देकर के चले गए। आज 1,24,000 वर्ग मीटर जमीन चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। याद रखना मेरे मित्रों, है भैया, यहाँ का को हरना को है। फोटो चक्कर में आप मेरी सभा खराब कर रहे। देखिए, 1,24,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज हमारी उनके कब्जे में है। इसलिए भाइयों, किससे मन की बात करूंगा? ये बंटवारा क्यों हुआ? गिनना। और गांधी जी उनकी हर शर्त मानते गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर का जो दर्द देकर के कांग्रेस गई, उस दर्द को अब तक हम झेल रहे हैं और उतने में भी उनका पेट नहीं भरा। सन 1953 के अंदर, सन 1953 में उसके अंदर एक विशेष धारा जोड़ी गई, 53A। ये 53A क्या है? 53A वो धारा है। अच्छा भैया, लड़के लोग यही बोले कि कुछ आल्हा वाला गाँव है, बताइए ये ठीक है? हाँ, तो ध्यान से सुनो। 53A क्या है? 53A कश्मीर के की बेटी अगर हिमाचल में ब्याही जाती है, पंजाब में ब्याही जाती है, उत्तर प्रदेश में ब्याही जाती है, तो कश्मीर की बेटी का हमारा वहां सारा अधिकार समाप्त हो जाता था। लेकिन मेरे मित्रों, इतने से भी रहा नहीं गया। उस कश्मीर की बेटी या कश्मीर का बेटा अगर कहीं अलग ब्याहा जाता है तो कश्मीर के उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वही बेटी अगर पाकिस्तान में ब्याही जाती है तो दोनों अधिकार सुरक्षित रहते हैं। और इसीलिए मेरे मित्रों, हम लोग नारा लगाते थे, आप भी नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मुझे याद है सन 1992 में जोशी जी के नेतृत्व में हम लोग झंडा फहराए थे, लेकिन बंदूकों के साए में फहराए थे। वाह रे परिवर्तन, वाह रे योगी, वाह रे मोदी। आज एक झटके ने समस्या का समाधान कर दिया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है करके दिखा दिया। और इस कश्मीर की रक्षा के लिए 50,000 नौजवान मारे जा चुके हैं।
और एक बात और बता देना चाहता हूं, ये नौजवान सेना में जाने वाले, सीमा पर ड्यूटी देने वाले, देश के लिए गोली खाने वाले, ये बिरला के बेटे नहीं हैं, ये अंबानी के बेटे नहीं हैं, ये टाटा के बेटे नहीं हैं, ये किसान के बेटे हैं। जब 50,000 जवान हमारे चले गए, किसान के बेटे चले गए, वो आज कांग्रेस की देन है। भाइयों, लोग परिवर्तन खोजते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। याद करिए, अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले ये हमारे विरोधी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और फिर हमारे ऊपर कमेंट करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी आ गई है, निर्माण भी शुरू हो गया। और मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अगर आपके दिमाग में ये हो कि ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के बदौलत बन रहा है, तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए। ये केवल आपके बदौलत बन रहा है। यदि आपने मोदी की सरकार न बनवाई होती, यदि आपने योगी की सरकार न बनवाई होती, तो ये आज राम का मंदिर नहीं बन रहा होता। मेरे भाइयों, देश का बंटवारा हुआ। भैया, किराया पर होता, ये आपके बदौलत बन रहा है। और इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर आपने मोदी जी की सरकार न बनवाई होती, अगर आज आपने योगी जी की सरकार न बनवाई होती, तो ये राम का मंदिर न बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं बन रहा है, ये लखीमपुर की जनता के आदेश पर बन रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत आदेश है। सन 1985 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, साहबानो नाम की महिला को अधिकार दिया था कुछ सुप्रीम कोर्ट ने। और उस समय दिल्ली के अंदर राजीव गांधी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार थी, और कठपुतलियों के दबाव में राजीव गांधी की सरकार सरेंडर कर गई, और उस साहबानों को जो न्याय मिला था उसको गला घोटने का काम हुआ। लेकिन मेरे बहराइच के ही एक बेटे ने, मेरे बहराइच के एक बेटे ने, सपूत ने, जो उस समय कैसरगंज लोकसभा का सांसद होता था, डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण पार्लियामेंट में देने का काम किया था, और इन्होंने आरिफ मोहम्मद खान को निकालने का काम किया था। इसलिए मेरे भाइयों, परिवर्तन कहां तक परिवर्तन तलाशोगे? मैंने कहा, आतंकवाद की बात करने वाले आज भोलेनाथ की बात करते हैं। मैं कह रहा था कि जिन्ना, ध्यान से सुनिए, जिन्ना जिस जड़ को छोड़कर चले गए थे, फसल लेकर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उस समय ठीक से अदला बदली नहीं हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि पेड़ तब तक खड़ा रहता है जब तक वो जमीन से जुड़ा होता है, जड़ से जुड़ा होता है, और देश तब तक मजबूत रहता है जब तक हम उसका इतिहास और भूगोल याद रखते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 70 साल के अंदर हमारा इतिहास हम तोड़ मरोड़ करके पढ़ाया गया, अच्छी बातों को निकाल दिया गया। और इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, अभी जिन्ना साहब तो चले गए, फसल लेकर चले गए, लेकिन जड़ हिंदुस्तान में छोड़ गए। और वो जड़ कहां है? जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नारा लगता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, तो वही जड़ है, वही जड़ है।
लेकिन ये योगी की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। हम हर घर में घुसकर मारेंगे, हम हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। और मेरे भाइयों, जब लेकर चले गए, फसल छोड़ गए,